नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोलिक संरचना के बारे में और इसके तहत देखेंगे कि भारत की जो भूगोलिक संरचना है वह कितने प्रकार में है और कौन-कौन से क्षेत्र हैं उनमें जो शामिल किए गए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें भारत की भूगोलिक संरचना क्यों पढ़नी चाहिए। तो पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि भारत की भूगोलिक संरचना क्यों पढ़नी चाहिए। तो भारत की जो भूगोलिक संरचना है उसे पढ़ने के बाद जो है हमें जिस चीज़ की समझ विकसित होगी, वह होगी मृदा की समझ में जो है ये एक तरीके से हमें जो है सहायता प्रदान करने वाला है। तो इसके माध्यम से हम मृदा की जो समझ है, कि किन क्षेत्रों में किस तरह की मृदा पाई जाती है, उस समझ को लेके जो है यह टॉपिक मददगार साबित होने वाला है। और जो दूसरी दूसरी बात है, वह है जल संसाधन और भारत में किस तरीके से जल संसाधन का वितरण है। आप देखेंगे कि जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, उस क्षेत्र में जो है भारत का जल संसाधन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और वहीं जो है जो दक्षिण दक्षिण भारत का पठारी भाग है, वहाँ जल संसाधन जो है कम कम मात्रा में पाया जाता है। और जो तीसरा चीज़ है, जो तीसरी मदद करने वाला है, वह है खनिज संसाधनों के लेके। तो हम भूगर्भीय संरचना को पढ़ने के बाद जो हमारे मस्तिष्क में भूगोल को लेकर जिस चीज़ का विकास होगा, वह होगा खनिज संसाधनों को लेके। हम देख पाएंगे किस तरह के चट्टानों में किस तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और जो चौथा है वह है अपवाह तंत्र में सहायता करने वाला है। तो अपवाह तंत्र में भी जो है यह जो है भारत की भूगर्भीय जो संरचना नामक जो टॉपिक है, कहीं न कहीं हमारे जो है भूगोल को समझने में मदद करने वाला है, अपवाह तंत्र को समझने में सहायता करने वाला है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि भारत की भूगर्भीय संरचना कितने पार्टों में विभाजित की गई है और किन आधारों पर की गई है। तो जो भारत की भूगर्भीय संरचना है, वो जो है यह जो है भू वैज्ञानिक काल अवधि और स्तर विन्यास और चट्टानों की संरचना के आधार पर जो है इसे 4 वर्गों में रखा गया है। तो जो पहला भाग है या पहला वर्ग है, वह है आर्कियन समूह की चट्टानें। यह जो है आर्कियन समूह की चट्टानें हैं। यह जो है प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें होती हैं, जो है उसमें शामिल किया जाता है। आर्यन जो समूह है उसे जो है प्री कैम्ब्रियन समूह की चट्टानें जो है होती हैं। और दूसरा है समूह पुराण समूह। ये जो है यह जो है प्रोटोजोइक युग की जो है काल की जो है युग की जो है यह जो है चट्टानें हैं। और चौथा जो है तीसरा जो है वह है द्राविडियन समूह। यह जो है कैम्बियन जो है कैम्बियन युग की चट्टानें होती हैं। और चौथा जो है आर्यन समूह। यह जो है इसका माना जाता है कि इसका विकास जो है कार्बो कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ हुआ था। तो एक-एक करके हम देख लेते हैं इनका विभाजन जो है कैसे किया गया है। तो एक बार विभाजन को देख लेते हैं। तो जो है भारतीय भू चट्टानों का जो समूह है, उसे हम जो है पहले तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है पहला जो भाग है वह है आर्कियन समूह और दूसरा जो है पुराण समूह और तीसरा जो है वह है द्राविडियन समूह और चौथा जो है वह है आर्यन समूह। और जो है आर्कियन समूह के अंतर्गत जो है जो आता है वह है आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं और दूसरा आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और पुराण समूह के अंतर्गत जो है जो पहला आता है वह है कुडप्पन क्रम की चट्टानें और दूसरा जो आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। और द्राविडियन समूह के अंतर्गत जो है आता है दक्कन टाइप समूह क्रम की जो चट्टानें हैं वो आती हैं। और उसके बाद दूसरा जो है वह आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और आर्यन समूह के अंतर्गत आता है तृतीय क्रम की या क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनको शामिल किया जाता है आर्यन समूह के अंतर्गत। एक एक करके हम देखेंगे। और आर्यन समूह के अंतर्गत ही जो है चतुर्थ क्रम की जो चट्टानें हैं या चतुर्थ क्रम की जो शैलकृत हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं।
तो देख लेते हैं पहले आर्यन क्रम की चट्टानें। तो यह पृथ्वी की या भारत की सबसे जो है प्राचीन चट्टानें होती हैं, या भारत की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इनका जो जन्म जो है पृथ्वी के जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उस ठंडे होने के बाद जो है जिस चट्टान का जन्म हुआ वह चट्टान जो है आर्यन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं, और यह जो है प्रारंभिक प्रारंभिक चट्टानें मानी जाती हैं। तो पृथ्वी के जन्म के बाद जैसे पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हुई, इन चट्टानों का जो है जन्म हुआ। यह जो है मुख्य रूप से जो है आग्नेय आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इनका जो है पूर्ण रूप से कहीं न कहीं जो है रूपांतरण हो चुका है, या अपने जो मौलिकता को ये खो चुकी हैं। और इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि अभी-अभी जो है पृथ्वी का जन्म हुआ है और पृथ्वी अभी भी ठंडी हुई है। इस कारणवश जो है पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति जो है नहीं हुई है। इस कारण से जो है अभी जो है आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसे जो है तहखाना परिसर या बेसमेंट कॉम्प्लेक्स नाम से भी एक अन्य नाम जो है इसका है, तहखाने परिसर या जो है बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरी तरह से क्रिस्टलीन होती हैं और पत्तेदार स्वरूप की जो है यह चट्टानें होती हैं, और इनका जन्म जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुआ है, और जो है इनका जो है इनकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुआ है। और इसमें जो है जो भारत में पाई जाती है आर्कियन चट्टानों में, वह ग्रेनाइट पाया जाता है, नीस पाया जाता है, और शिष्ट प्रकार की जो है चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। इनमें जो है खनिज संसाधन के रूप में जो है लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, उसके बाद अभ्रक पाया जाता है, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना। इस तरीके की धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमें याद रखना है, वह याद रखने वाली बात यह है कि यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं, और यह जो है पृथ्वी की जो है प्रारंभिक चट्टानें मानी जाती हैं। यह किस तरह की चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इनका जो है पूर्ण रूप से रूपांतरण हो चुका है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इस समय जो है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी। और इसे जो है तहखाने का परिसर भी कहते हैं, यानी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से, एक अलग नाम से भी जाना जाता है। और यह किस तरह की चट्टानें होती हैं, तो यह क्रिस्टलीन चट्टानें होती हैं और पत्तेदार किस्म की चट्टानें होती हैं। इनका जन्म जो है कहीं न कहीं जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ हुआ, और यह ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें होती हैं। और बाकी हमने देख लिया कि इसमें किस तरह के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसमें लोहा पाया जाता है, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक और डोलोमाइट, इस तरह की जो है इसमें जो है धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। अब इसके वितरण को समझ लेते हैं। तो इन चट्टानों को अलग-अलग जो है क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एक प्रकार का है बंगाल नीस। बंगाल नीस जो है बंगाल नीस जो चट्टान है, वह जो है बंगाल नीस जो चट्टानें होती हैं, इनका विस्तार जो है पूर्वी घाट, जो आपको समुद्र तट का इलाका जो पूर्वी घाट दिखाई देगा, वहाँ पर पाई जाती हैं। उड़ीसा के कोरापुट में पाई जाती हैं, और वेल्लोर जिले में स्थित पाई जाती हैं। और यहाँ जो है इनको एक अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है वहाँ जो है खांडोलाइट के नाम से जाना जाता है। और यह जो खांडोलाइट नाम पड़ा है, यह वहाँ की एक जनजाति समूह है, खोंड जनजाति के नाम पर इसका जो है वहाँ जो है खांडोलाइट नाम से उन्हें जाना जाता है। और झारखंड के जो है यह जो है झारखंड के मानभूमि, हजारीबाग जिले में, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तमिलनाडु के सैलम जिलों में पाया जाता है। आप देखेंगे कि जो सोना जैसे या चांदी जैसे जो धात्विक खनिज होते हैं, कहीं न कहीं आपको सैलम में और नेल्लोर में, इस तरीके के हजारीबाग, इस तरीके के क्षेत्रों में हमें जो है सोना, चांदी, इस तरीके के धात्विक खनिज जो है हमें दिखाई देते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार है वह बुंदेलखंड नीस है। वह क्या है? बुंदेलखंड नीस। बुंदेलखंड नीस का जो विस्तार है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड रीजन और बघेलखंड रीजन में जो है इनका पाया जाता है। इसके अलावा जो है बुंदेलखंड नीस जो है महाराष्ट्र और राजस्थान और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और जो तीसरा प्रकार है वह है नीलगिरी नीस।
यह जो है एक तरीके की पाताली नीश होती है। इसका निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के विभेदीकरण से हुआ है। जैसे जैसे जो है आर्कियन चट्टानों का विभेद हुआ, यानी उनमें टूटन और फूटन आई। उस टूटन फूटन के बाद जो है जो अगली चट्टान बनी वह बंगाल नीश बनी, सॉरी नीलगिरी नीश बनी। और उसे जो है एक अलग नाम से भी जाना जाता है। इसे हम चारकोकाइट नीश के रूप में भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि चारकोकाइट नीश किस किस चट्टान से संबंधित है, किस समूह से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि नीलगिरी नीश से संबंधित है। और इसका विस्तार जो है पालनी, सेवराय और जो है नीलगिरी क्षेत्रों में पाया जाता है। एक बार इन्हीं सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं मैप पर। मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं, यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह लद्दाख वाला भाग है। यहाँ लद्दाख वाले भाग में भी जो है क्या है, जो है आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और यह यहाँ इसे जो है यह वाला जो क्षेत्र है वह है झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। और थोड़ा वह जो है उड़ीसा वाला भी रीजन है। यहाँ जो है इसे हम जो है बंगाल नीस के रूप में जानते हैं। तो यहाँ जो है इसे हम बंगाल नीस के रूप में जानते हैं। तो बंगाल नीस, या जो है इसे एक और नाम दिया गया है। वह क्या नाम है? वह नाम है जो है खांडोलाइट। खांडोलाइट के रूप में भी इसे हम बंगाल नीस के रूप में भी जानते हैं। और यह जो रीजन है, यह रीजन जो है वह है वह जो है यह रीजन जो है यह रीजन जो है यूपी और एमपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। और एमपी और यूपी वाले क्षेत्र में इसे जो है हम बुंदेलखंड नीस के रूप में जानते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, बुंदेलखंड नीस के रूप में जानते हैं। और यह जो है यहाँ दक्षिण वाले भाग में, यानी आंध्र जो है केरल और कर्नाटक और जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो है इसे हम नीलगिरी नीस के रूप में जानते हैं। नीलगिरी नीस के रूप में जानते हैं। तो और जो है टुकड़े टुकड़ों के रूप में हमें जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में भी हमें जो है आर्कियन चट्टानें दिखाई देती हैं। तो इतनी बातें आपको आर्कियन चट्टानों को लेकर इतनी बातें याद रखनी है। अगला जो चट्टान है उसे हम वह चट्टान है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। यह जो है आर्कियन चट्टानों के अपचय निक्षेपण और अपर्दन से बनी हुई है। तो जैसे जैसे जो है आर्कियन चट्टानों का अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण हुआ, उन्हीं अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के फलस्वरूप जो है जो चट्टानें बनी वह जो है वही चट्टानें धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहलाई। और यह जो है इनका परिवर्तित रूप जो है नीस होता है और शिस्ट जैसे पत्थरों के रूप में मिलते हैं। और यह जो है परतदार चट्टानें होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धारवाड़ कर्म की चट्टानें कैसे बनी, अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से, ये जो है आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण से जो है धारवाड़ कर्म की चट्टानें बनी। और यह जो है एक परतदार चट्टानें होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और जो दूसरी बात है इसमें यह है कि इसे जो है पहली बार जो है कर्नाटक के धारवाड़ जो जिला है वहाँ पर खोजा गया, इसलिए इसे जो है धारवाड़ कर्म की चट्टानें कहते हैं। आर्थिक रूप से यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चट्टानें मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है देश के जो है अधिकांश जो है धात्विक खनिज इसी चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसमें जो पाया जाता है वह लोहा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, क्रोमियम, कोबाल्ट, ब्लूफर्म और प्लूमलाइट और इलेमोनाइट जो है ऐसे जो है धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और इसमें जो है अभ्रक, सोना, सीसा, जस्ता और जो है संगमरमर जैसे भी धातु या अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसका वितरण देख लेते हैं। तो इसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो है जो चैंपियन श्रेणी है
चैंपियन श्रेणी जो है कर्नाटक के, जो कर्नाटक है, कर्नाटक के कोलार और रायचूर जो जिला है, वहाँ जो है इसे चैंपियन श्रेणी के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो है वह चंपानेर श्रेणी है। तो चंपानेर श्रेणी यानी बड़ौदा के आसपास, गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है बड़ौदा के आसपास जो है, इसे जो है हम चंपानेर श्रेणी के रूप में जानते हैं। और तीसरा जो है वह है चिक्की। यह जो है मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। और चौथा जो है वह है कम क्लोज पेट, जो है क्लोज पेट श्रेणी, यह मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। और पांचवा जो है वह है खांडो लाइट श्रेणी। खांडो लाइट श्रेणी यह जो है पूर्वी घाट के उत्तरी उत्तरी सीमांत क्षेत्र, खासकर जो कृष्णा नदी घाटी है, उसमें जो है इसे हम खांडोलाइट श्रेणी के रूप में जानते हैं। और जो छठवां है वह है लौह अयस्क श्रेणी। यह जो है झारखंड के सिंहभूमि और उड़ीसा के केवझर और मयूरभंज जिले में पाया जाता है। आप देखेंगे कि जो झारखंड का जो क्षेत्र है, सिंहभूमि हो या उड़ीसा के केवझर और मयूरभंज है, यहीं पर जो है भारत के सबसे विशाल भंडार जो है लौह अयस्क के विशाल भंडार इन्हीं क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और जो सातवां है वह है रियालो श्रेणी। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम जो है दिल्ली श्रेणी के रूप में भी जानते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि इसका जो है एक अलग नाम है जो है दिल्ली श्रेणी। और रियालो जो श्रेणी का विस्तार है वह दिल्ली से लेकर अलवर तक के बीच में जो श्रेणियां हमें दिखाई देती हैं उसे हम रियालो श्रेणी के रूप में जानते हैं। आठवां जो है साकोल श्रेणी है। यह मध्य प्रदेश के जबल और रीवा वाले क्षेत्र में साकोल श्रेणी मिलती है। और नौवां जो है वह है सौराष्ट्र श्रेणी। तो महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो है इसका विस्तार जो है सौराष्ट्र श्रेणी का है। तो और भी इसकी श्रेणियां हैं, लेकिन हमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगी उन्हीं श्रेणियों को हमने ले रखा है। तो एक बार इसका वितरण भी देख लीजिए। तो पहली बार जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में इसे खोजा गया, तो इसलिए जो है इसे कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजा गया, तो इसलिए जो है इसे हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। और बाकी यह जो है उड़ीसा वाला और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, वहाँ इसे, और बाकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला, सॉरी आंध्र आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला ये क्षेत्र है। और यह जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वाला बड़ौदा वाला क्षेत्र है। और यह महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पाया जाता है। और कुछ जो है छोटे टुकड़ों में जो है हमें जो है यह जो है हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देता है। और उसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है वहाँ पर भी दिखाई देता है, और जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इस तरीके से आपको लोकेशन भी याद रखनी है। दूसरी जो तीसरी चट्टान है वह है कुड़प्पन क्रम की चट्टानें। इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा ही हुआ है। अर्थात यह जो है किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, या अवसादी चट्टानें होती हैं। इनका नाम जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जो जिला है आंध्र प्रदेश का जो कुड़प्पा जिला है उसके नाम पर रखा गया। यहाँ पर जो सबसे पहले यह चट्टानें पाई गई थी। यह जो है अपेक्षाकृत इनका जो है कम रूपांतरण हुआ है इन चट्टानों का, और इसमें जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अभी तक हमने देखा कि जितने भी चट्टानें पाई गई उनमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह जो है इस बात का संकेत भी है कि भारतीय भूखंड पर अभी भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें जो है निम्न कोटि के जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं, मैग्नीज पाया जाता है, तांबा, निकेल और कोबाल्ट, संगमरमर, जास्पर और एवेस्टस जो है जैसे धातु पाए जाते हैं। और इसे जो है अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, जैसे पापाघनी जो श्रेणी है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पापाघनी श्रेणी है। और रियालो जो श्रेणी है वह दिल्ली और राजस्थान में पाए जाने वाली कुड़प्पा चट्टानों की जो रियालो श्रेणी है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। ये वाला आपको जो क्षेत्र दिख रहा है यह आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहीं पर जो है कुड़प्पा जिला है, वहीं पर जो है पहली बार इन्हें खोजा गया। तो इस आधार पे जो है इनका नाम जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया। और यह चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश और में पाई जाती हैं।
और यह भी जो है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। यह छत्तीसगढ़, झारखंड और जो है उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहाँ जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। और बाकी यह दिल्ली श्रेणी है, जिसे हम रियालो श्रेणी के रूप में जानते हैं। बाकी यह मध्य प्रदेश वाला और कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाया जाता है। अगला देख लेते हैं विंध्यनकरम की चट्टानें। तो इसका निर्माण जो है कहीं न कहीं जो है जल जल निक्षेपण से हुआ है। यानी जैसे जैसे जो जल एकत्र हुआ, उस जल में जो है धीरे धीरे अवसाद एकत्रित हुए और उन्हीं अवसादों के रूप में जो है विंध्यनकरम की चट्टानों का जन्म हुआ। तो यह जो है या तो समुद्र रहा होगा या तो नदी घाटी में एकत्र हुए थे। और विंध्यन पर्वत से ही जो प्राप्त होने वाला लाल बलुआ पत्थर इस बात के प्रमाण देते हैं। तो कहीं न कहीं विंध्यनकरम में जो चट्टानें लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो इस बात का संकेत देता है कि जो है इनका जो है जन्म जो है जल निक्षेपों में हुआ है और या फिर छिछले सागरों में हुआ होगा। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि इनका जो है जन्म जो है जल निक्षेपों में हुआ है। और इसका नाम जो है विंध्याचल पर्वत है या विंध्यन पर्वत श्रेणी के नाम पर जिसे इसका नाम जो है विंध्यनकरम की चट्टानें पड़ा है। यह एक प्रकार की परतदार चट्टानें होती हैं। इसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है और लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है और डोलोमाइट आदि जैसे खनिज मिलते हैं। इनका उपयोग जो है भवन निर्माण सामग्री में के रूप में भी अधिक रूप में किया जाता है। जैसे लाल किले का निर्माण जो है, जामा मस्जिद का निर्माण और सांची का जो स्तूप है, ऐसे जो है ऐतिहासिक भवनों का निर्माण जो है विंध्यनकरम की चट्टानों से किया गया है। और इसमें जो है इन चट्टानों में जो है जीवाश्म के प्रमाण भी मिलते हैं। तो यानी विंध्यनकरम जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है वह जो है जल निक्षेपों में हुआ है। और पहली बार जो है जीवन की उत्पत्ति जो मानी जाती है, वह जो है मानी जाती है कि पहली बार जीवन की उत्पत्ति जलों में हुआ या समुद्र में हुआ और वहीं से जीव जो है पृथ्वी की तरफ या धरातल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े और इसी के साथ जो है जीवन की उत्पत्ति जो है या जीवों का उद्भव शुरू हुआ पृथ्वी पर। और इस श्रेणी में कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है, जिसे धात्विक। और इसमें जो है इन्हीं श्रेणियों में खासकर जो है हीरे पाए जाते हैं, जो पन्ना खान है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह जो है इसी जो है विंध्यनकरम की चट्टानों में पाया जाता है। एक बार देख लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो है विंध्याचल पर्वत या विंध्यन श्रेणी है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ जो है जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र में इसे जो है हम भंडेर श्रेणी के रूप में जानते हैं। इसे जो है भंडेर श्रेणी के रूप में जानते हैं। जो चित्तौड़गढ़ वाला खासकर वाला जो रीजन है, उस वहाँ जो है हम इसे भंडेर श्रेणी के रूप में जानते हैं। बाकी इसे मध्य प्रदेश में इसे जो है रीवा श्रेणी कहते हैं। अलग अलग रीजन में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में रीवा श्रेणी कहलाता है। और बिहार का जो सासाराम तक जो फैला हुआ और विंध्यनकरम की जो चट्टानें हैं, उसे हम कैमूर श्रेणी या कैमूर पहाड़ी के रूप में जानते हैं। जो है आगे हम समझेंगे भी कि विंध्यन पर्वत का जो विस्तार है किन किन क्षेत्रों में है या किन किन राज्यों में है और विंध्यनकरम की चट्टानें कैसे बनी। उन सारी चीज़ों पे हम डिटेल चर्चा जब भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे। अभी हम तो विंध्यनकरम की चट्टानें के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले रहे हैं। और इसका विस्तार जो है आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, आंध्र वाले क्षेत्र में दिखाई देगा और कुछ जो है टुकड़े के रूप में यहाँ जो हमें तमिलनाडु के वाले क्षेत्र में भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप इन बातों को याद रख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विंध्यनकरम की जो चट्टानें हैं
उन्हें हम राजस्थान में भांडेर श्रेणी के रूप में जानते हैं, और मध्य प्रदेश और वाला जो क्षेत्र है उसे हम रीवा श्रेणी के रूप में जानते हैं, और बिहार की जो सासाराम तक फैली हुई श्रेणी है उसे हम कैमूर पर्वत या कैमूर श्रेणी के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो है वह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इन चट्टानों का जो विकास हुआ या जन्म हुआ वह कार्बोफेरिस युग से लेकर जुरासिक काल के मध्य जो है माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन चट्टानों का जो विकास हुआ है वह फेरिस युग से लेकर जुरासिक काल के मध्य माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें या गोंडवाना क्रम की चट्टानें कब बनी, तो कार्बोफेरिस युग से लेकर जुरासिक काल के बीच जो है इन चट्टानों का जन्म हुआ है, और खासकर ऊपरी जो कार्बोफेरिस काल है उससे। और यह कैसी चट्टानें होती हैं, तो यह ये एक तरीके की परतदार चट्टानें होती हैं। इनमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, और भारत का जो 98% कोयला है इन्हीं जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो भारत का 98% कोयला जो है इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। इनका नामकरण जो है, ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनका नाम जो है मध्य प्रदेश के गोंड जो क्षेत्र है उसके नाम पर रखा गया है। और इसी चट्टान में पहली बार मछली और रेंगने वाले जो जीव हैं, जीवों के अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं। तो और इसका जो जन्म हुआ है कहीं न कहीं नदी बेसिन और झरनों झीलों के निक्षेपों में हुआ है। और जैसे इसको अलग क्षेत्र जैसे जो उड़ीसा की तलचर श्रेणी है, यानी डोकलाम जो जिला है उड़ीसा का, वहाँ जो है इसे हम तलचर श्रेणी के रूप में जानते हैं। उसके बाद दमोदा श्रेणी है, इसका विस्तार झारखंड के दामोदर बेसिन में रानीगंज, झरिया, बोकारो ये स्थान के नाम हैं। और बाकी है कर्णपुरा है उड़ीसा के महानदी बेसिन क्षेत्र में, और जो है झारखंड और मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोरबा और पेंच और सतपुड़ा बेसिन में जो है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जो इसे दामोदर श्रेणी के रूप में जानते हैं। और जो तीसरा है वह पंचेत श्रेणी है, रानीगंज के दक्षिण में स्थित जो पंचेत पहाड़ी है उसके नाम पर जो है इसका नाम जो है पंचेत श्रेणी रखा गया है। तो एक बार देख लीजिए, यह जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यहाँ कुछ भाग जो है इसका जो है तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है, बाकी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश वाला और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, और यह जो है पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ झारखंड वाला क्षेत्र में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे कि जो महानदी बेसिन है, कृष्णा नदी बेसिन है, इस तरीके की बेसिनों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और हम जब पढ़ेंगे भारत में कोयला का वितरण तो और भी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अगला जो चट्टान है वह है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प से जो है क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्कन ट्रैप का या दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं कब उनका निर्माण हुआ, तो मेसोजोइक महाकल्प से जो है क्रेटेशियस कल्प में हुआ था। और इसका निर्माण कैसे हुआ अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब जो है भारतीय भूखंड जो है दक्षिण सॉरी पूर्व पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ा, तो जब वह रियूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा तो उसमें जो है जो दरारी उद्भेदन हुआ, उसी दरारी उद्भेदन के लावा के फैलाव से जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। और यह जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी जो भारत का दो तिहाई हिस्सा है वह दक्कन ट्रैप ही है। और इसकी मोटाई जो है कहीं कहीं पर हमें जो है 3000 मीटर से भी अधिक मिलती है। और यह एक तरीके का क्या है, तो बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट जमाव मिलता है। और यही पूरा भाग जो है हमें जो है दक्कन ट्रैप के रूप में, या पूरा भाग या दक्कन ट्रैप कहलाता है। इसका अधिकांश भाग जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है,
इसके अलावा कुछ हमें जो है टुकड़ों टुकड़ों के रूप में जो है यह झारखंड और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में फैला हुआ मिलता है। यह जो है दक्कन ट्राइब जो है अपतय अपरछन अपर्दन और अपक्षय से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वह उसे हम काली मृदा या काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इस काली मिट्टी में जो है कपास, सोयाबीन और चने की खेती जो है के लिए सर्वाधिक उपयोगी यह जो है काली मिट्टी मानी जाती है। तो काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे हम भारत की मृदा के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो जो भारत का खनिज संसाधन है इन्हीं जो है दक्कन ट्राइब वाले क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है। तो इनमें जो है क्या पाया जाता है, इनमें सोना भी पाया जाता है, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और कोयला और मैग्नीज जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए यह दक्कन ट्राइब है। आगे हम भारत का जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो पूरी विस्तार से देखेंगे दक्कन ट्राइब का कितने राज्यों में विस्तार है और कौन कौन सी जो है चोटियाँ हैं, कौन कौन से पठार हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले और क्लासेस में देखने वाले हैं। तो यह जो है गुजरात वाला क्षेत्र है, यह जो है गुजरात वाला क्षेत्र है। और यह जो है आपको दिखेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसका विस्तार दक्कन ट्राइब का विस्तार दिखाई देता है। और यह भारत के लगभग जो है 2/3 भाग पे इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इतनी बातों को याद रख सकते हैं। अगला जो है वह है तृतीय क्रम की चट्टानें या टेरशरी क्रम की जो चट्टानें हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो है, पृथ्वी के जन्म के बाद जो है लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है कि इन चट्टानों का जन्म हुआ। आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पूर्व जो है टेरशरी क्रम की चट्टानों का जन्म माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो जब भारतीय भूखंड जो है यूरेशियन भूखंड से टकराया तो जो यहाँ अवसाद जमा हुए थे, अवसाद, तो उन्हीं अवसादों में जब बलन पड़ा, उन्हीं अवसादों में बलन पड़ने के कारण जो है अलग अलग काल में अवसादों में बलन पड़ा और बलन के कारण हमें अलग अलग समय में बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो है जन्म हुआ। तो इस तरीके से तो जो जियो सिंक्लाइन था, तेठीस जियो सिंक्लाइन, जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो जब उन अवसाद जो जमा थे तेठीस भूर्ण सन्नति में, तो उनमें जब बलन पड़ा उसी से जो है अलग अलग कालखंड में जो है हिमालय का निर्माण माना जाता है। तो हम देख लेते हैं जो पहला चरण है इसका, यानी जो टेरशरी क्रम की चट्टानों का जो पहला क्रम रहा, पहले चरण के अंतर्गत जो है मेसोजोइक महाकल्प के जो है इयोसीन और एर्गोसीन कल्प में जो है बृहद जो है हिमालय का निर्माण हुआ। और जो दूसरा चरण रहा, दूसरे चरण में जो है मायोसीन कल्प में जो है पोटवर जो क्षेत्र है उसमें जब अवसाद के बलन से जो है लघु हिमालय का निर्माण या मध्य हिमालय का निर्माण माना जाता है। और जो तीसरा चरण रहा उसमें जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ इसलिए क्योंकि जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय है उनको काट कर जो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा किए गए, हिमालयी नदियों द्वारा जब अवसाद लाके जमा किया गया तो जब उन्हीं अवसादों में बलन पड़ा उसी से
जो है एक नया जो है एक एक नया जो है एक नया जो है संरचना बनी, वह जो है शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय कहलाई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है शिवालिक हिमालय का जन्म कब हुआ? तो आपका सीधा साधा जवाब होना चाहिए प्लायोसीन महाकल्प में जो है इसमें बलन पड़ा, और उस बलन के बाद ही जो है हिमालय हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसका जो है जन्म हुआ। बाकी हम आने वाले क्लास में पूरी विस्तार से समझेंगे किस काल में जो है हिमालय हिमालय का जो बृहद भाग है, जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और जो भारत का विशाल उत्तर का मैदान है वह कैसे बना, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है हम आगे करेंगे आने वाले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले चरण में जो है बृहद हिमालय बना, और दूसरी चरण में मध्य हिमालय बना, और तीसरी चरण में शिवालिक हिमालय बना। हम आगे जब भारत का भूगा जो है भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, अगला वीडियो ही हम जो है पढ़ने वाले हैं भारत का जो है भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे एक एक पूरा मैपिंग के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तीसरी जो चट्टान, इसके बाद की जो चट्टान है वह क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। तो यह जो है जो भारत की सबसे नवीन चट्टान है वह कौन सी चट्टान है? तो क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं और भारत की सबसे नवीन चट्टानें हैं। जो है हिमालय की उत्पत्ति हमने देख लिया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति के बाद माना जाता है, तो क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं, ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें बने, यानी हिमालय से जो बहने वाली नदियां और दक्षिण भारत की जो नदियां रहीं उनके द्वारा एक जो गर्त बना, उस गर्त में जब अवसाद जमा किए गए तो उन्हीं अवसादों के जमने के बाद जो है अवसाद जब जमा हुआ तो उसी अवसाद के जमाव से ही जो है एक क्षेत्र, विशाल क्षेत्र बना, उसे हम भारत का उत्तर का या भारत का विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। तो ये जो है दक्षिण भारत की नदियों के द्वारा जो है जो गर्त रहा, उस गर्त में लाके अवसाद जमा किया गया, और उस अवसाद के बाद जो है जो क्षेत्र बना वह जो है उत्तर का विशाल मैदान बना। और इसी तरीके से हम देखते हैं तो वही बात लिखी हुई है कि तेठी जो भूसन्नति के निरंतर सकरा और छिछले होने एवं हिमालयी और दक्षिण भारत की जो नदियों के द्वारा अवसादों को जमा के लेकर जो मैदानी भाग का निर्माण होगा, यानी जो ट्रेसरी युग की चट्टानें हैं, वह ट्रेसरी युग की चट्टानें जो है क्या है, वह है जो उत्तर का विशाल मैदान है, या भारत का जो तटीय वाला इलाका है, जो तटीय मैदान है। तो यहाँ आपको तटीय मैदान दिखाई देगा जो है, तो इसी काल में जो है या ट्रेसरी काल में जो है भारत का जो विशाल मैदान है वह बना। और यह किस तरह की चीज़ें होती हैं? तो यह जो है पुराने जलोढ़ और बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, जब हम भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो विभाजन किया गया है उसके बारे में भी हम देखेंगे। बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, जलोढ़ मृदा क्या होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप अभी यही जान लीजिए जो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो कैसा है, यह बांगर और खादर और जलोढ़ मृदा से निर्मित वाला क्षेत्र है। और जो है इन मैदानों में भूमिगत जल की जो है विशाल भंडार पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, इनसे जो है जल की आपूर्ति होती है।
कहीं न कहीं कृषि कार्य भी इन क्षेत्रों में होता है और भारत के बड़े जनसंख्या को जो है व्यवसाय उपलब्ध कराने में भी यह मदद करता है। अगला जो है वही चीज़ हमने जो है मैप के माध्यम से बता रखी है। तो यह जो है मैदानी क्षेत्र है, यह तटीय वाला क्षेत्र है। तो जो तटीय वाला क्षेत्र है इसका भी जन्म जो है क्वाटरनरी काल में माना जाता है और उत्तर का जो विशाल मैदान है यह भी जो है इसी काल का माना जाता है। तो आप इतनी बातें याद रखनी है। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।